आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ओम का नियम समझ लिया जाए। ये लो। आज हम लोग ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या हम लोग कैसे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसको भी आइडिया में क्लियर कर दे रहा हूँ। पहली बात तो हम लोग जो है देखेंगे वोल्टेज किसी तार में विद्युत धारा को किस प्रकार से प्रभावित करती है, देखेंगे। फिर विद्युत परिपथ क्या होता है, फिर इस ओम के नियम में जो है प्रयोग के द्वारा इसको स्थापित करने में हम विद्युत धारा का मान जो है 0.5 एम्पियर से कम ही रखेंगे। क्यों कम रखेंगे वो डिस्कस कर लेंगे। और फिर अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग करंट का मान क्या है वो निकालेंगे। फिर वोल्टेज और करंट के बीच में जो है ग्राफ खींचेंगे और देखेंगे कि उसकी प्रकृति क्या आ रही है। और ये भी देखेंगे जो वोल्टेज लगाया है और जो संगत करंट आई है उसका अनुपात कैसा आ रहा है। फिर निष्कर्ष निकालेंगे और ओम के नियम का कथन करेंगे। और एक ओम की परिभाषा देखी जाएगी और ओम के नियम का योगदान हमारे जीवन में क्या है इसको देखेंगे। फिर अंत में इस नियम की क्या सीमाएं हैं उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वोल्टेज किसी तार में विद्युत धारा को किस प्रकार से प्रभावित करती है। इस बिंदु से स्टार्ट करते हैं। इस्तेमाल किया जा रहा है उसके तापमान में परिवर्तन होने लगता है बढ़ने लगता है धारा के साथ। और जैसे ही इसमें तापमान बढ़ने लगता है तो इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इसका व्यवहार बदल जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि भौतिक अवस्थाएं बिल्कुल जस की तस रहें। तो भौतिक अवस्थाओं में जो है तापमान हो सकता है, इसका आकार हो सकता है, इसके ऊपर पेंट लगा है कि नहीं लगा है ये भी हो सकता है। यह एक तार है कि कई टुकड़ों से मिला करके यह एक तार बनाया गया है ना। ये मुड़ा हुआ है कि सीधा है ना। ये सब भौतिक अवस्थाएं हैं। और सबसे जबरदस्त जो भौतिक अवस्था किसी चालक के व्यवहार को प्रभावित करती है वो है उसका तापमान। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी किया जाए वो 0.5 एम्पियर के भीतर ही किया जाए, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमने क्या किया कि ये इसको कनेक्ट किया ऐसे 2 वोल्ट। ये देखिए परिपथ ये कंप्लीट हो गया, ये परिपथ कंप्लीट हो गया। ये 2 वोल्ट हमने लगाया तो वोल्ट मीटर 2 वोल्ट बताने लगा। और यहाँ टेबल देखिए हमने सीरियल नंबर लिया है, वोल्टेज लिया है, करंट लिया है और V/I का रेशियो के लिए यहाँ ले लिया है। तो जब कोई वोल्ट नहीं लग रहा था कोई करंट नहीं मिल रही थी, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लग रहा था या कोई विद्युत विभवांतर नहीं लग रहा था तो कोई करंट नहीं मिल रही थी। अब मान लीजिए कि एक सेल को सर्किट में लाया गया ऐसे कनेक्ट करके तो 2 वोल्ट लगने लगा और 0.1 एम्पियर करंट बहने लगी। आप कहेंगे सर आपको कैसे मालूम? इस एमीटर ने बताया, जब प्रयोग कर रहे थे तो इस एमीटर ने बताया कि इसमें बहने वाली करंट कितनी है, 0.1 एम्पियर है। सब कुछ मापने वाला ये जो उपकरण है ना उसी का डेटा यहाँ लिखा जा रहा है। 2 वोल्ट देने पर 0.1 एम्पियर, 4 वोल्ट देने पर 0.2 एम्पियर, 6 वोल्ट देने पर 0.3 एम्पियर, 8 वोल्ट देने पर 0.4 एम्पियर। तो आप देखिए वोल्टेज बढ़ाने पर 2, 4, 6, 8 करने पर करंट क्या हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 होता चला जा रहा है। तो वोल्टेज बढ़ाने पर विद्युत धारा बढ़ रही है। सिर्फ यही नहीं, जो वोल्टेज है और विद्युत धारा का अनुपात लिया जा रहा है तो वो क्या रह रहा है, नियत रह रहा है, ठीक है। 2 बातें ये देखने को आ रही हैं कि विद्युत विभवांतर अगर बढ़ा रहे हैं तो विद्युत धारा भी बढ़ रही है, लेकिन विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात जो है में बदलाव नहीं हो रहा।
तीसरी बात जो नजर आ रही है, अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए किसके किसके बीच में, विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो आप देखिए एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। कैसी स्ट्रेट लाइन आ रही है? अरे सर स्ट्रेट लाइन आ रही है। मैं पूछ रहा हूं कैसी स्ट्रेट लाइन आ रही है? ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है जो मूल बिंदु यानी 0 एम्पियर और 0 वोल्ट से गुजर रही है। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन है। पहला कि वोल्टेज के बढ़ने पर करंट बढ़ रही है और वोल्टेज और करंट का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचा जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन आ रही है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं आज हम लोग। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर किन्हीं 2 चीजों में x और y, ठीक है, मान लीजिए कि x और y एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी तरीके से, तो अगर x के बढ़ने पर अगर y भी बढ़े, x के बढ़ने पर अगर y भी बढ़े और y बाई एक्स में कोई परिवर्तन न हो, y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, y 2 गुना हुआ, x 2 गुना हुआ, कुछ अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, y 10y हुआ और x जो है 10x हो गया, कट गया। ठीक है, तो y बाई एक्स में कोई परिवर्तन न हो और दोनों के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए और वो स्ट्रेट लाइन आया और कहां से गुजरता हुआ है, मूल बिंदु से गुजरता हुआ आए, तो हम बोलते हैं कि वो दोनों भौतिक राशियां आपस में समानुपाती हैं। तो यहां पर देखिए वोल्टेज और करंट जो इसके सिरों के बीच में विद्युत विभवांतर को वोल्टेज सामान्य भाषा में बोलते हैं। तो विद्युत विभवांतर और करंट आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? वो समानुपाती हैं कि नहीं? बिल्कुल समानुपाती हैं। तो इसको क्या मैंने खोजा है? नहीं। सबसे पहले किसने खोजा इसको? जॉर्ज साइमन ओम साहब ने खोजा और उन्होंने एक नियम दिया जिस नियम को बोलते हैं ओम का नियम। तो आज हमारा उद्देश्य यही था कि मैं आपको ओम के नियम से परिचित करा दूं। तो ओम के नियम का परिभाषा क्या है? ओम के नियम की परिभाषा तो नहीं बोलना चाहिए, कथन क्या है? कथन ये है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच नहीं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था मतलब तापमान, आकार, प्रकार, पेंट लगाया है कि नहीं लगाया, उसको मोड़ा है कि नहीं मोड़ा है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच में लगाए गए विद्युत विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कहा जा रहा है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, है ना। I समानुपाती है किसके? V के, ओम के नियम में। लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं V समानुपाती है I के, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर X प्रोपोर्शनल टू Y है तो Y प्रोपोर्शनल टू X भी लिखा जा सकता है। तो किसी भी चालक में बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विद्युत विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है,
तो जब विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा आपस में समानुपाती हैं तो इनका अनुपात क्या होगा, V/I, वो नियत होगा, है ना। इसको नियत देखेंगे, नियतांक होगा, नियतांक को प्रयोगों के द्वारा देखा गया है। तो इसी नियतांक को हम R से प्रदर्शित करते हैं और R को बोलते हैं चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। इसी R को क्या बोला जाता है, चालक का प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध जो है चालक के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह के विरुद्ध विरोध करने की क्षमता का मापन करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चालक है, एक चालक है और ये दूसरा चालक है। ठीक है ना, एक में वोल्टेज 10 वोल्ट दिया गया तो करंट जो मिल रही है वो 2 एम्पियर मिल रही है, और एक में वोल्टेज जो है 10 वोल्ट दिया गया, दूसरे वाले में वोल्टेज सेम रखा गया तो इसमें जो करंट मिल रही है वो 5 एम्पियर मिल रही है। ठीक है, इसमें करंट ज्यादा है और इसमें करंट कम है, तो इसका प्रतिरोध निकालिए, R1 = V/I = 10/2, है ना, तो 5 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। और यहां पर R2 निकालिए तो R2 = V/I हो जाएगा, V = 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 एम्पियर = 2 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, 2 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। तो दूसरे वाले का प्रतिरोध कम होने के कारण इसमें विद्युत धारा क्या है, ज्यादा है, और दूसरे वाले का प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण उसमें विद्युत धारा क्या है, कम है। जबकि दोनों में जो सेल लगाई गई थी वो 10 वोल्ट की लगाई गई थी, दोनों में सेल की जो ताकत थी वो समान थी, लेकिन विद्युत धाराओं की मात्रा अलग अलग है क्योंकि उनके प्रतिरोध अलग अलग है। तो R की इकाई क्या है, R आप जानते हैं वोल्टेज बटा क्या है, करंट है। तो वोल्टेज का वोल्ट होता है और करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो R का जो होगा वोल्ट प्रति एम्पियर होगा, इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम, है ना। ओम वैज्ञानिक का नाम भी है और उनके सम्मान में प्रतिरोध की इकाई का नाम ओम रख दिया गया है ना। तो इसके लिए सिंबल होता है ऐसे उल्टे घड़ा टाइप, ओमेगा, ओमेगा ये उल्टा घड़ा टाइप का बना देते हैं। तो ये प्रतिरोध जो है का कोई ऐसा इकाई पूछे कि क्या होता है तो आप बोलेंगे ओम होता है, और ओम को और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। तो सर 1 वोल्ट 1 ओम, कोई तार अगर कह रहा है कि मेरा प्रतिरोध 1 ओम है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, यानी 1 वोल्ट का अगर विद्युत विभवांतर उसके सिरों के बीच में लगाया जाए तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर के बराबर। ठीक है, ओके। तो 1 ओम का अर्थ भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग ओम के नियम का भौतिक विज्ञान में योगदान के बारे में बात करेंगे। योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो इसका योगदान क्या है, योगदान है एक अभिधारणा का आविष्कार करना या एक ऐसे विचार को देना जो बिल्कुल नया है। और इसने पहले बताया कि प्रतिरोध नाम की भी चीज कुछ होती है।
ठीक है, याद रखिएगा यह प्रश्न आईआईटी में पूछा गया है कि ओम के नियम से किस विचार का प्रवेश फिजिक्स की दुनिया में होता है। तो वह विचार है प्रतिरोध का विचार। ठीक है, दुनिया को पहली बार पता चला कि किसी चालक में प्रतिरोध नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो ये योगदान है ओम साहब का भौतिकी के लिए पहला। और दूसरा जो है, आज के समय में भौतिक विज्ञान में ओम का नियम विद्युत के क्षेत्र में वही स्टेटस रखता है जो न्यूटन का नियम गति के लिए रखता है। पदार्थों की गति के लिए, वस्तुओं की गति के लिए जो न्यूटन के नियम का सम्मान है, उतना ही सम्मान विद्युत धारा के क्षेत्र में ओम के नियम का सम्मान है, प्रतिरोध की धारणा का सम्मान है। ठीक है, छोटा सा विचार है, लेकिन इस छोटे से विचार से ओम साहब अमर हो गए, है ना। आपके मन में भी कुछ छोटे छोटे विचार आते हैं, एक्चुअली वो छोटे विचार हैं नहीं, आप सोचते हैं कि छोटे विचार हैं, लेकिन वो एक बीज के रूप में आ रहे हैं। आप उसको अगर खिला सकें तो बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। ओम साहब ने अपनी बात को खिला दिया और आज चार साइमन ओम का नाम अमर हो गया। हम लोग उनके नाम पर जो है प्रतिरोध की इकाई, एसआई इकाई ओम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा के गुणों के अध्ययन में ओम के नियम की स्थिति वही है जो न्यूटन के गति विषयक नियमों की यांत्रिकी में स्थिति है, यांत्रिकी में स्थिति है। ठीक है, और सरल भाषा में अगर हम बात करें तो पूरे पाचन तंत्र में मुंह का क्या योगदान है। भाई मुंह से ही सारी चीजें प्रवेश करेंगी, तो बिल्कुल मान लीजिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है ओम का नियम मुंह की तरह से पूरे पाचन तंत्र का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें ओम का नियम की जानकारी बहुत जरूरी है। क्या ओम के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं? हाँ बिल्कुल, ओम के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। तो इसके कथन में ही कहा गया है कि यदि भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए, तो ये जो प्रयोग किए गए हैं सब समान तापमान में किए गए हैं, समान अवस्थाओं में किए गए हैं, तार को सीधा रख के किया गया है, जैसा तार था वैसा ही रखा गया, केवल वोल्टेज बढ़ाते चले गए और करंट को बढ़ने दिया गया है। भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना, तभी चालक में वोल्टेज और करंट आपस में समानुपाती होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सभी चालक इस नियम का पालन नहीं करते। तो जो चालक इस नियम का पालन नहीं करते हैं उनको अनओमीय चालक बोलते हैं, और उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे किसी चालक के लिए वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचा गया और वो ऐसे आ गया, तो आप क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तब आप जब V/I निकालेंगे ना विभिन्न मानों पर, तो ये नियत नहीं आएगा। तो हर बिंदु पर उसका प्रतिरोध अलग अलग होगा। इस वोल्ट पर प्रतिरोध कुछ है, इस वोल्ट पर प्रतिरोध कुछ और है। हर वोल्टेज पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत यूनिवर्सल टाइप का नियम नहीं है कि हर जगह लागू होगा, हाँ, लेकिन ज्यादातर चालक जो है कम करंट पर इसका पालन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि इस नियम ने हमको एक नई अवधारणा से परिचित कराया, और वह अवधारणा किस चीज का है? प्रतिरोध की अवधारणा है। ठीक है, तो ये रहा ओम का नियम। अगले टर्न पर हम लोग इससे संबंधित कुछ आंतरिक प्रश्नों को करेंगे, आगे नहीं छोड़ देते हैं।